कूल है। फिर शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो आई थिंक लास्ट हम लोगों ने देखा था टॉपिक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। अब नेक्स्ट जो एक्ट है हमारे लिए सिनेमैटोग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2023। इसको भी अगेन प्रेसिडेंट से असेंट मिल गया। फॉर दैट रीज़न थोड़ा सा इसके बारे में भी जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, राइट। तो इस एक्ट ने बेसिकली अमेंड किया है सिनेमेटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952। इसको अमेंड किया और इसमें कुछ प्रोविजंस जो हैं चेंज किए हैं, राइट। सो आगे जाने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफ एक्ट के बारे में। सो बेसिकली इंडिया में जो मूवीज़ है या जो सिनेमा था उसका जो एग्जीबिशन है या उसका जो रेगुलेशन है उसको इंश्योर करने के लिए ये जो सिनेमेटोग्राफ एक्ट था 1952 में बनाया गया। इससे एक बॉडी बनी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, CBFC। इसका नाम सभी ने सुना ही होगा। तो बेसिकली मूवीज़ को रेटिंग देती है, राइट, बेस्ड ऑन किस टाइप का उसमें कंटेंट है, कौन किस टाइप के लोग उसे देख सकते हैं मूवी को, राइट। तो ये सब चीज़ें CBFC के थ्रू पॉसिबल हुआ। तो आपको बताना चाहिए CBFC इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इट बेसिकली वर्क्स अंडर द परव्यू ऑफ द सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। फिर ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अंडर, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो जनरली दिस कंसिस्ट ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स एंड अ चेयरमैन। इन द सेंस जनरली जो मूवी या जो सिनेमा वर्ल्ड से जो लोग हैं उनमें कोई जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ होते हैं उनको चेयरमैन या मेंबर्स की पोस्ट पे इसमें लगाया जाता है। और कौन अपॉइंट करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें रीजनल ऑफिस हैं मुंबई, कैलकाटा, चेन्नई, बैंगलोर, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, कटक, गुवाहाटी, राइट। जो जो प्रोमिनेंट एरियाज़ हैं जहाँ पे मूवीज़ बनती हैं वो सब एरियाज़ जो है बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, ठीक है, तो वो सब एरियाज़ को ये रीजनल ऑफिस कवर करते हैं, राइट। आगे अब बात करते हैं अमेंडमेंट क्या किए गए हैं। तो पहले आपको कैटेगरीज पता होनी चाहिए। तो ये बेसिकली किस टाइप की ऑडियंस को वो मूवी या जो भी सिनेमा है वो देख सकते हैं। तो उसकी पहले कैटेगरीज हमारे पास ये 4 कैटेगरीज थी। यू विच मीन्स यूनिवर्सल विदाउट रेस्ट्रिक्शन, मतलब कोई भी चाहे छोटा है बड़ा है आराम से देख सकता है। उसमें कोई ऐसा वॉयलेंट या फिर एक्सप्लिसिट कंटेंट नहीं है जो कि कुछ सर्टेन लोगों को नहीं देखना चाहिए, राइट। इसमें सब कुछ देख सकते हैं। UA सर्टिफिकेशन मतलब पेरेंटल गाइडेंस एडवाइस होती है, ऑल्दो बच्चे भी देख सकते हैं लेकिन पेरेंट्स की गाइडेंस ठीक रहेगा अगर होगा तो। A फॉर अडल्ट और S फॉर एक स्पेसिफिक प्रोफेशन या क्लास ऑफ पर्सनस के लिए ही वो मूवी जो है बनाई गई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स का कोई हो सकता है एजुकेशनल वीडियो जो कि नॉर्मल लोगों को थोड़ा सा ग्रोस या फिर अच्छा नहीं लगे, ऐसे में उस स्पेसिफिक प्रोफेशन के लिए उस मूवी को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो अब इस एक्ट में क्या चेंजेस किए गए तो विद इन द UA कैटेगरी, मतलब जो किड्स हैं विद पेरेंटल गाइडेंस वाला जो कैटेगरी था उसमें भी और कैटेगरीज, सब कैटेगरीज बनाए गए। UA7+, UA13+ एंड UA16+, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों की मेच्योरिटी का भी ध्यान रखा गया है कि एडोलेसेंट्स और छोटे बच्चे और जो टीन्स हो गए उन सब का ध्यान रखा गया है। हाउएवर दीज एज बेस्ड सर्टिफिकेशंस आर बेसिकली रिकमेंडरी इन नेचर, सिर्फ रिकमेंडेटरी है, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं प्ले करेगा, ठीक है। अनलाइक जैसे कोई देखा ही होगा मूवीज़ वगैरह में पहले तो कोई ये अगर मूवी है तो उसमें छोटे बच्चों को एंटर नहीं करने दिया जाता, राइट। तो यहाँ पे केवल रिकमेंडेशन है, यहाँ पे कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट या कोई बाइंडिंग रूल नहीं है ये, ठीक है। ये जो UA के अंदर जो कैटेगराइजेशन किया गया है, राइट। आगे चलो, नेक्स्ट है सेपरेट सर्टिफिकेट फॉर टेलीविजन एंड अदर मीडिया। अब आपको अलग अलग सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे टेलीविजन और अलग मीडिया जैसे OTT वगैरह हो गया उनके लिए। तो यहाँ पे फिल्म विद A and S सर्टिफिकेट विल रिक्वायर अ सेपरेट सर्टिफिकेट फॉर एग्जीबिशन ऑन TV एंड एनी अदर मीडिया बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इन्हें अलग से सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे इन मूवीज़ को जो कि A रेटेड है या फिर S रेटेड है। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है ये भी चेंज कर दी गई है। पहले सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती थी दैट वाज ओनली अप टू 10 ईयर्स, उसके बाद फिर से उसका सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता था, ठीक है। जब आपने मूवी देखी होगी सूर्यवंशम, हर बार आती है सेट मैक्स पे, हर 10 साल बाद उसके लिए जो उसके प्रोड्यूसर्स थे उन्हें वापस CBFC से सर्टिफिकेशन लेना पड़ता था। लेकिन अब एक चीज़ इम्प्रूव ये करिए कि अब परपेचुअली वैलिड होंगे, मतलब एक बार सर्टिफिकेट मिल गया इसका मतलब वो परपेचुअली वो वाला सर्टिफिकेट वर्क करेगा,
राइट। तो ये थोड़ा जो मूवी प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए एक चीज़ कह सकते हैं कि ईजी हो गया है। नेक्स्ट, रिविजनल पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहले एक केस आया था, दैट वाज द यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के.एम. शंकरप्पा केस ऑफ 2000। तो उसमें क्या हुआ, क्योंकि सीबीएफसी से बार बार लाइसेंस लेना पड़ता था, मतलब हर 10 सालों के बाद इन्हें सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता था। कई बार क्या करती थी गवर्नमेंट जो थी, जब उनको लगता था कि ये जो मूवीज़ है उनके खिलाफ है या जो भी इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो उसमें कुछ रिवीजन करने की बोलती थी उन फिल्म प्रोड्यूसर्स को, ठीक है, या जो फिल्म के जो डायरेक्टर्स थे उनको बोलते थे कि फिल्म में कुछ चेंजेस करो आप। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक बार जो सीबीएफसी ने दे दिया तो फिर आप उस सर्टिफिकेट को या उस मूवी को वापस से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर कर्ब कर दी थी, ठीक है। तो इसी चीज़ को हाईलाइट करते हुए या इस चीज़ को इनकॉपरेट करते हुए अब जो अमेंडमेंट हुआ है उसके अंदर ये जो सेक्शन 6 का जो क्लॉज 1 था उसको हटा दिया गया है, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक बार सर्टिफिकेट मिल गया उसके बाद उसमें कोई रिविजन नहीं कर सकती मूवी, राइट। इसके अलावा फिल्म की जो पायरेसी होती है उसको एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया है अंडर द कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957। इसके अलावा अगर लेट्स से कोई पायरेसी करता हुआ पाया जाता है मूवी की, तो 3 years इन प्रिजन एंड अ फाइन अप टू 5% ऑफ फिल्म प्रोडक्शन कॉस्ट और बोथ, दोनों लगाया जा सकता है। तो एक बहुत हैवी पेनल्टी जो है इसके अंदर अब इम्पोज कर दी गई है। क्लियर। तो ये था आपके लिए जो सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट एक्ट था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ओटीटी। ओटीटी आप लोगों को पता ही है, ओवर द टॉप, राइट। जो एप्स आ गए हैं जिसके थ्रू आप बेसिकली एंटरटेनमेंट कंटेंट जो कंज्यूम कर रहे हो वो सब ओटीटी एप्स हैं। अब उसके ऊपर भी रेगुलेशन की बात हो रही थी, और उसी रेगुलेशन के अंदर हम लोग देखते हैं कि एक बॉडी बनाया गया था, डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंस काउंसिल। उन्होंने बेसिकली प्यूनिटिव एक्शन रिकमेंड किया एक ओटीटी ऐप पे। अब वो कौन सी ओटीटी ऐप है ये अपने काम का नहीं है, बट ये किस प्रोविजन के अंडर किया गया तो आपको ये पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, ठीक है। तो आपको पता है हमारे पास आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट 2000। उसके अंदर गवर्नमेंट जो है नए रूल्स लेके आई है, राइट। लॉज में और रूल्स में डिफरेंस पता है ना सभी को। लॉज क्या होता है, जो पार्लियामेंट बनाता है, और जो रूल्स होते हैं वो बेसिकली बायलॉज होते हैं या रेगुलेशन जो होते हैं वो बेसिकली एक ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो कौन बनाता है, वो बनाते हैं एग्जीक्यूटिव्स लाइक आईएएस सेक्रेटरीज वगैरह जो होते हैं ना, वो रूल्स बनाते हैं, ठीक है। और वो रूल्स बनते किसके अंडर हैं, तो वो इन लॉज के अंडर बनते हैं। तो आईटी रूल जो बने, आईटी एक्ट 2000 के अंदर रूल्स बने। रूल्स को चेंज करने के लिए कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिए होता, अनलाइक एन एक्ट, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इस बॉडी के बारे में देख लेते हैं, डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंस काउंसिल के बारे में। इट वॉज सेटअप अंडर द एजेस ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI इन 2021, ठीक है। तो ये जो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है इसके अंदर ये बॉडी है। फर्दर दिस इज रजिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये याद रखना। नेक्स्ट, इट इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी फॉर ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट, ठीक है। तो ये याद रखना है, आईटी जो रूल्स बनाए गए थे उसके अंदर गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि आप जो है खुद का एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बना सकते हो। मतलब गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि वो इंटरफेयर करे, तो आपस में जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं या ऑनलाइन न्यूज़ वगैरह हैं, ये अपने आप एक किसी भी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के अंदर अपने आप को रजिस्टर करा सकता है और गवर्नमेंट उसे रिकग्नाइज कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंस काउंसिल है, दिस हैज़ बीन एन इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी फॉर ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट, ठीक है। इसलिए OTT इसको कवर करती है। इट एम्स टू वर्शन इन redressal mechanism which ensures a balance between addressing viewers complaint and showcasing content without ad hoc intervention, ठीक है। तो बेसिक काम यही था, गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि वो उसमें इंटरफेयर करे, क्योंकि जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है तो बहुत सारी चीज़ें एड हॉक बेसिस पे होने लग जाती है, राइट। मतलब विम्स एंड फैंसीज, मतलब गवर्नमेंट जब चाहे फिर बैन कर रही है, गवर्नमेंट को कुछ सही नहीं लग रहा तो उस पर रोक लगा दे रही है। तो ऐसा ना हो, उस एड हॉकिज्म ना आए, इसलिए एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड एक बॉडी जो है वो रहेगी और वो काम इंश्योर करेगी कि कुछ कोड ऑफ एथिक्स जो है या कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो फॉलो हो। और कोई अगर ग्रीवेंस है, जो कॉमन यूज़र है उसको अगर कोई ग्रीवेंस लगती है तो वो इस बॉडी के पास आ सकता है और वहाँ पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकता है, और फिर उस कंप्लेंट का जो भी रिड्रेसल होगा वो करेगा ये बॉडी,
एंड उसके बेसिस पे जो भी एक्शन लेना होगा वो लेगा, ठीक है। तो जैसे अभी आपने देखा ओटीटी के ऊपर जो एक्शन लेने को प्रिस्क्राइब किया तो वो बॉडी ने अभी जस्ट रिकमेंड किया है, ठीक है। तो इट एडहायर्स टू द आईटी रूल्स 2021 और बाकी जो भी स्टैट्यूट्स हैं, राइट। तो आगे देखेंगे और क्या क्या लॉज जो है वो ओटीटी पे लग सकते हैं, ठीक है। तो करंटली अगर मैकेनिज्म की बात करें ओटीटी रेगुलेशन के बारे में, तो इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन का टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, जिसके अंडर ये आईटी रूल्स 2021 के जो थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए। इसके अलावा आईपीसी जो है 1860 का, इसके अलावा इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, ठीक है। तो ये जो जनरल लॉज थे ये भी फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लग जा रहे हैं। आगे चलते हैं। अब जो आईटी रूल्स आए थे वो स्पेसिफिकली ओटीटी और जो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं इंक्लूडिंग सोशल मीडिया उनको ध्यान में रखते हुए लाए गए थे, राइट। तो उसमें जो जो चेंजेस है अगेन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहला देखो, रूल्स गेव मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द टास्क ऑफ रेगुलेटिंग कंटेंट ऑन ओटीटी एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली इसमें एक 3 टियर स्ट्रक्चर बनाया गया था। पहला तो ओटीटी लेवल के ऊपर ही, मतलब जो भी ऐप है वो अपना एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाए। फिर उसके बाद एक इंडस्ट्री वाली बॉडी होगी, जिसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंस काउंसिल, ये इंडस्ट्री का एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होगा। अगर लेट्स से ग्रीवेंस यहाँ पे भी रिड्रेस नहीं होता है तो फिर वो ग्रीवेंस जो है एक कमेटी के पास जाएगा जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने बनाई है। तो वहाँ पे डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन्वॉल्व हो जाएगी इन द इंटरवेंशन और द रेजोल्यूशन ऑफ द ग्रीवेंस, ठीक है। नेक्स्ट, कोड ऑफ एथिक्स बना फॉर ऑनलाइन न्यूज़ एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड डिजिटल मीडिया। तो बेसिकली कोड ऑफ एथिक्स जो हम लोग एथिक्स में पढ़ते हैं तो वो सब चीज़ें बनाई गई फॉर ऑनलाइन न्यूज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म और जो डिजिटल मीडिया उन सब के लिए बनाया गया। इसके अलावा एक सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट भी हो गया। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आपको ये कैटेगरीज दिखाई देती हैं यूनिवर्सल, मतलब फिर UA7+, UA13+, UA16+ एंड एडल्ट, ठीक है। जो अभी हम लोगों ने CBFC में देखा था कहीं ना कहीं वही सेम क्राइटेरिया इसमें भी ऑलरेडी पहले डाल दिया गया। इसके अलावा अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को इंश्योर करना है कि वो फीचर दे पेरेंटल लॉक का, राइट, जहाँ पे पेरेंट्स जो हैं वो इंश्योर कर सकते हैं कि जो बच्चे हैं कुछ स्पेसिफिक एज रिलेटेड जो कंटेंट है उसको एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट, को रेगुलेशन अप्रोच है। तो इंडियाज अप्रोच ऑफ ओटीटी रेगुलेशन कैन बी टर्म्ड एज अ लाइट टच, ठीक है। लाइट टच मतलब गवर्नमेंट सीधा इंटरवीन नहीं कर रही है, राइट। गवर्नमेंट ने एक सेफ डिस्टेंस बना रखा है तो वो अलाउ करे सेल्फ रेगुलेशन अलॉन्ग विद इन ओवरसाइट मैकेनिज्म। तो सेल्फ रेगुलेशन कौन कर रहा है? जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की जो बॉडी है, राइट, वो सब एक ग्रुपिंग हो गया उनका, जो अभी हम लोगों ने देखा ये डिजिटल पब्लिशर कंटेंट वाला जो रिड्रेसल मैकेनिज्म वाला जो काउंसिल था, तो वो एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी हो गया जो कि इंडस्ट्री के मेंबर्स ने खुद बनाई है। और फिर उनके ऊपर जो है एक ओवरसाइट मैकेनिज्म है जो कि मिनिस्ट्री ने बनाया है, राइट। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए इसमें, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले 4-5 सालों से लगातार गवर्नमेंट और जो इंटरनेट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs जो हैं, उनके बीच में एक टसल चल रहा था बार बार कि हमें ये जो लॉ है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के लिए ये लाना है, लेकिन लंबे समय से अटका हुआ था, राइट। अब ये आ गया है तो फॉर दैट रीज़न हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। बट आगे जाने से पहले थोड़ा सा एक ब्रॉड व्यू दे दूँ, मतलब इसमें कैसा स्ट्रक्चर रहा। ऑल्दो आपको पता है गवर्नमेंट का थोड़ा सा अप्रोच जो है वो प्रो बिजनेस रहा है, राइट, मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज़ में। बट यहाँ पे थोड़ा सा स्टेट को पावर ज़्यादा दिया गया, राइट, कुछ एक जगह पे, और इट फेल शॉर्ट ऑफ द एक्चुअल या बेंचमार्क जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, जैसे कि GDPR। किसी को पता है GDPR कहाँ का है? हाँ, EU का है। एंड UPSC ने पूछा हुआ भी है, इट्स ऑल्सो अ PYQ, राइट। तो ग्लोबल बेंचमार्क बोले GDPR रहेगा हमारे लिए, लेकिन उस GDPR से हमारा जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ है इट फेल शॉर्ट, ठीक है। मतलब उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता, थोड़ा सा पीछे रह जाता है, बट स्टिल एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट बोल सकते हैं इसको। अब इसका बैकग्राउंड की बात करते हैं थोड़ा सा, कैसे ये बेसिकली लॉ जो है ये फॉर्मेशन में आया। तो सबसे पहला आपको पता होना चाहिए KS पुट्टास्वामी केस, बहुत ही फेमस केस था, जिसमें राइट टू प्रिवेसी को एक फंडामेंटल राइट माना गया था, राइट। नेक्स्ट, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डिजिटल वर्ल्ड में, ठीक है, नॉर्मल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में तो है हमारे पास, लेकिन उसको कैसे हम लोग ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर इनकॉपरेट करें, उसके लिए हमें
पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ की ज़रूरत थी, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने पहले कमेटी बनाई जिसका नाम था जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी। ठीक है, उन्होंने इनिशियल ड्राफ्ट एक तैयार करके दिया था पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का। हाउएवर जो एक्चुअल में एक्ट बना, ये जो हमारा 2023 के अंदर, इट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी हैज बेसिकली रिकमेंडेड। नेक्स्ट, अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें थी इस डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। इट एम्स टू रेगुलेट द प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डिजिटल पर्सनल डेटा while ensuring right to protect their data। सो बेसिकली ऑनलाइन वर्ल्ड के ऊपर जो पर्सन है उनका जो पर्सनल डेटा है उसको प्रोटेक्ट करने का ये कोशिश करता है। अब आपको यहाँ पे दो चीज़ें पता होनी चाहिए। डेटा दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है पर्सनल, मतलब जिससे आपको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, राइट। फॉर एग्जांपल माय नेम, राइट, माय एड्रेस या माय एज, ठीक है, जेंडर वगैरह, इससे आपको डायरेक्टली कहीं ना कहीं पिन पॉइंट किया जा सकता है। लेकिन नॉन पर्सनल डेटा भी होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आई वाज ट्रैवलिंग इन एन ऊबर, ठीक है। ऊबर के अंदर जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो मेरा जीपीएस जो डेटा है वो लेट्स से ऊबर अपने नेटवर्क को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज़ करता है, ठीक है। तो उस नेटवर्क के ऑप्टिमाइज करने के लिए जब मेरा वो मूवमेंट का जो डेटा लिया जा रहा है उसमें मेरा एग्जैक्टली नेम नहीं आ रहा है, राइट, या मेरे को एग्जैक्टली लोकेट नहीं किया जा सकता उस डेटा से, तो उसे हम बोलते हैं नॉन पर्सनल डेटा। ऐसा डेटा जिससे आपके एट्रीब्यूट्स डायरेक्टली ना पता लगे, राइट। और ऐसा डेटा जिससे आपके एट्रीब्यूट्स पता लग जाए, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ पर्सनल डेटा। तो ये एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग केवल पर्सनल डेटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। लॉ के अंदर केवल पर्सनल डेटा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, आपको पता होना चाहिए। पहला है डाटा फिड्यूशरी। डाटा फिड्यूशरी का क्या मतलब होता है? बेसिकली वो एंटिटी जो आपसे आपका पर्सनल डेटा ले रही है। फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक पे हो, राइट। सो फेसबुक आपसे आपका जो भी पर्सनल डेटा वो लेता है ना, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, राइट, एड्रेस वगैरह भी ले लेता है, फ़ोन नंबर भी ले लेता है, राइट। तो इस केस में जो एंटिटी आपसे डेटा ले रही है इट वुड बी कंसिडर्ड एज डेटा फिड्यूशरी, ठीक है। फिर दूसरा एंटिटी होता है डेटा प्रिंसिपल, यानी वो पर्सन या वो यूज़र जो अपना डेटा दे रहा है, ठीक है। इन दिस केस इट वुड बी यू, जो आप अपना डेटा दे रहे हो। तो ये जो है दो ब्रॉड एंटिटी होती है। इसके अलावा एक और एंटिटी होती है कभी कभी, डेटा प्रोसेसर, ठीक है। ये एंटिटी कौन होती है? ये बेसिकली डेटा फिड्यूशरी जो डेटा कलेक्ट करता है, कभी कभी वो खुद उसे प्रोसेस नहीं करता, वो बाहर किसी थर्ड पार्टी को वो डेटा दे देता है। तो उस केस में डेटा प्रोसेसर भी एक एंटिटी हो जाएगा जो कि आपके डेटा की प्रोसेसिंग का जो काम है वो करेगा। yes। अब कुछ ऑब्लिगेशन है डेटा फिड्यूशरी के ऊपर, ये पता होना चाहिए। कोई भी पर्सन है जो आपसे डेटा ले रहा है, कंपनी है या गवर्नमेंट एंटिटी है, तो उन्हें इंश्योर करना है कि जब डेटा लिया जा रहा है तो उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो, राइट। और जो पर्सन डेटा दे रहा है उसका नाम डेटा प्रिंसिपल होगा, उसको डेटा प्रिंसिपल बोलेंगे इस एक्ट के अंदर। और लेट्स से अगर कोई डेटा का ब्रीच हो जाता है या फिर इस लॉ के जो प्रोविजंस है वो वॉयलेट हो जाते हैं, तो इस केस में इस एक्ट के अंदर फाइनेंशियल पेनल्टीज भी हैं फॉर द ब्रीच ऑफ राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो ये काफ़ी होलिस्टिक एक्ट है इन द सेंस कि ये ना सिर्फ राइट्स देता है यूज़र को, बल्कि उनके ऊपर कुछ ड्यूटीज़ भी डालता है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक ऑड है। जनरली हम लोग जो राइट्स देखते हैं उसमें इंडिविजुअल के राइट्स की ही बात करते हैं, उसके क्लेम्स की बात करते हैं। बट ये वाला जो एक्ट है ये ड्यूटीज़ की भी बात करे, यानी आपकी भी ड्यूटी है टूवर्ड्स फेथफुल गिविंग ऑफ द डेटा। अगर आप फेथफुली डेटा नहीं दे रहे हो तो आपके खिलाफ भी इसमें कार्रवाई हो सकती है। तो उस सेंस में थोड़ा सा ऑड है ये बेसिकली ड्यूटीज़ भी इम्पोज कर रहा है, ठीक है? अब देखो की प्रोविजन देखते हैं, ये मेन पार्ट है इसका। तो पहला अप्लाई किस पे होगा? पर्सनल डेटा पे। और पर्सनल डेटा कौन सा? प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डिजिटल डेटा विद इन इंडिया इन डिजिटल फॉर्म, ठीक है। अगर आपसे डेटा डायरेक्ट डिजिटल फॉर्म में लिया गया तो उसको उस पर लागू होगा। या आपसे लेट्स से किसी ने डेटा ऑफलाइन तरीके से लिया, बाद में उसे डिजिटाइज कर दिया, तो उसके ऊपर भी ये पर्सनल जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है लागू होगा। इसके अलावा लेट्स से कोई कंपनी है इंडिया के अंदर जो कि इंडिया में उसका ऑफिस नहीं है, लेट्स से एक ई कॉमर्स कंपनी ले लो, ईबे, ठीक है। मान लो उसका इंडिया में ऑफिस नहीं है। अब वो क्या करता है, आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो आपका कुछ डेटा ले रहा होगा, राइट। और जब वो आपका डेटा ले रहा है तो उसके बाद क्या कर रहा है, उस डेटा को वापस जो है यूएस में ले जाके लेट्स से उसका प्रोसेसिंग कर रहा है, तो उसके ऊपर भी ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है लागू होगा, ठीक है। ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इस पे अप्लाई नहीं होगा। तो ऐसा वर्क जिसके अंदर जो पर्सनल डेटा है वो आपने अपने पर्सनल पर्पस के लिए ही दिया है,
तो उसके ऊपर नहीं लागू होगा। नेक्स्ट, पर्सनल डेटा दैट इज मेड और कॉस्ट टू बी मेड पब्लिक बाय, मतलब ऐसा डेटा जो कि पब्लिक करने को बोला गया है ईदर बाय सम लॉ, ठीक है, या जो डेटा प्रिंसिपल है टू हुम सच पर्सनल डेटा रिलेट्स, या अगर उस डेटा प्रिंसिपल को बोला गया कि आप अपना डेटा दो, अभी इस केस में कौन बोलेगा उसको, गवर्नमेंट बोल सकता है कि आप अपना डेटा हमें दीजिए। ऐसे केस में ये जो डिजिटल पर्सनल डेटा एक्ट जो है ये लागू नहीं होगा। नेक्स्ट, अब ये पूरा जो लॉ है ये बेसिकली कंसेंट बेस्ड लॉ बनाने की कोशिश की है, इन द सेंस कि अगर आप कोई भी जो डेटा देते हो उसकी प्रोसेसिंग तब तक नहीं हो सकती जब आप उसके लिए कंसेंट ना दो। आपकी कंसेंट के बिना कभी भी कोई डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकता कोई भी डेटा प्रिंसिपल, ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास राइट टू विड्रॉ कंसेंट भी है। लेट्स से आपको कुछ समय बाद लगता है कि नहीं मेरा पर्सनल डेटा है मुझे प्रोटेक्ट करना है, तो यू कैन ऑल्सो विड्रॉ द कंसेंट एनी टाइम यू वांट, ठीक है। तो ऐसे में जो डेटा प्रिंसिपल है उसको डेटा को बेसिकली डिलीट करना होगा। तो कंसल्ट विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर लेजिटिमेट यूज। तो ये भी एक थोड़ा सा कैच है इसमें कि गवर्नमेंट ने अपने फेवर के लिए या अपने आप को थोड़ी सी और इसमें पावर दी और बोला कि वहाँ पे कंसेंट की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे गवर्नमेंट के पर्पस के लिए डेटा यूज़ हो रहा है, या कोई मेडिकल इमरजेंसी के केस में हो रहा है, या फिर गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट लेने के लिए हो रहा है, राइट। तो उस केस में कंसेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसके अलावा लेट्स से कोई किड है, कोई बच्चा है, या कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो ऐसे पर्सन का अगर आपको डेटा प्रोसेस करना है तो आपको किसी लीगल गार्डियन या उनके पेरेंट्स की बेसिकली कंसेंट लगेगा, राइट। सो बच्चों का काफ़ी ध्यान रखा गया इसमें। नेक्स्ट, इसके अंदर एक बॉडी बनी है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए स्टैट्यूटरी बॉडी है बिकॉज इस लॉ के अंडर बना है। तो ये जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया है दिस विल बी एस्टैब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका काम क्या है, ये इंश्योर करेगा कंप्लायंस ऑफ दिस एक्ट, डायरेक्ट करेगा डेटा फिड्यूशरीज को कि वो अपना डेटा किस तरीके से स्टोर करे या अपने डेटा को किस तरीके से डेटा ब्रीच से बचाएं। और लेट्स से अगर कभी डेटा ब्रीच हो भी जाता है तो उन्हें किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा आपको पता ही है लेट्स से अगर कोई भी इंडियन कंपनी है उसके अंदर डेटा ब्रीच हो जाता है तो उन्हें किसको रिपोर्ट करना होता है, पहले आइडिया किसी को, डेटा ब्रीच में सबसे पहले किसको रिपोर्ट करना होता है? सर्टिन। वेरी गुड। सर्ट इन को जो है हमें बेसिकली बताना पड़ता है कि यस डेटा ब्रीच हो गया हमारे डेटाबेस में। तो सर्ट इन क्या है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया का ये पहला फर्स्ट एक्शन रिस्पॉन्स हम बोल सकते हैं फोर्स है जो डेटा ब्रीच के केस में बेसिकली नज़र में आता है। नेक्स्ट, ये जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया है दिस विल ऑल्सो हियर ग्रीवेंसेस मेड बाय अफेक्टेड पर्सन। फॉर एग्जांपल आपका डेटा लेट्स से आपको एक फेमस केस याद होगा कैम्ब्रिज एनालिटिका का, है ना। तो बेसिकली ये कंपनी क्या करी थी, फेसबुक या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जो वोटर्स का जो डिसीजन है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी थी बेस्ड ऑन देयर डेटा, ठीक है। स्पेसिफिक टारगेटिंग हो रही थी। तो ऐसे में ये जो लोगों का डेटा लिया गया और फिर उससे क्यूरेटेड कंटेंट बना के उन्हें टारगेट किया गया, तो ऐसे में अगर किसी पर्सन को लगता है कि उसका डेटा गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है तो वो भी अप्रोच कर सकता है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया को, ठीक है। वहाँ पे उसका ग्रीवेंस सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ याद रखना, बोर्ड मेंबर्स विल बी अपॉइंटेड फॉर 2 years एंड विल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो अगेन थोड़ा सा ये प्रॉब्लमैटिक इशू है कि आप एक इतना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बना रहे हो जो कि इंश्योर कर रहा है कि लोगों का डेटा किस तरीके से यूज़ होगा। तो पहला तो आपने ये कर दिया कि उसमें सारा का सारा से गवर्नमेंट को दे दिया, मतलब गवर्नमेंट के पास सारा पावर आ गया, राइट। और दूसरा आपने रीअपॉइंटमेंट भी अलाउ कर दिया, तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस जो है इसका नहीं है इस बॉडी का, ठीक है। नेक्स्ट, अपील अगेंस्ट द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया विल लाई टू TDSAT। तो ये थोड़ा सा ऑड है यहाँ पे बिकॉज अगर आपको अपील करनी है तो दिस अपील वुड लाई टू द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऑड या क्वर्की सा फैक्ट है इसके अंदर जो याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। अब राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ डेटा प्रिंसिपल। तो राइट्स तो आपको मोर और लेस समझ में आ गए। जो डेटा प्रिंसिपल मतलब यूज़र जो है उसके पास काफ़ी सारे राइट्स हैं यहाँ पे, जैसे ही कैन ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोसेसिंग, कितना डेटा उसका प्रोसेस हुआ, कोई उसमें चेंज करना है तो वो कर सकता है, कंसेंट विड्रॉ कर सकता है अपनी। लेट्स से कोई इशू उसको हो जाता है कि उसका डेटा सही से तरीके से प्रोसेस नहीं हुआ या कॉम्प्रोमाइज़ हो गया,
ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है, आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हो, थोड़े दिनों में आपको डिफरेंट बैंक से या इंश्योरेंस कंपनी से फ़ोन आने लग जाता है। वो क्यों होता है? बिकॉज वो जो बैंक होते हैं उन्होंने आपका जो डेटाबेस था वो आगे किसी कंपनी को बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एटलीस्ट ये पता है आपको कि ये जो डेटा है, इस अगर एंटिटी ने मेरा बेचा है मेरी परमिशन के बिना, तो मेरे पास ग्रीवेंस रिड्रेसल का भी मैकेनिज्म है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा राइट टू नॉमिनेट अ पर्सन, मतलब लेट्स से इन केस मेरी डेथ हो जाती है तो मेरा जो पर्सनल डेटा है उसको कैसे मैनेज करना है आगे, ये भी, इसके लिए भी मैं एक पर्सन को नॉमिनेट कर सकता हूँ इन केस ऑफ डेथ या इनकैपेसिटी। क्लियर? तो ये एक यूनिक चीज़ इसमें जोड़ा गया है, राइट। इसके अलावा अब ड्यूटीज़ की बात आ जाती है, मतलब ये तो हो गए राइट्स जो आपको एंजॉय करने मिलेंगे इसमें, लेकिन अब आपके ऊपर ड्यूटी भी है। पहला, यू विल नॉट फाइल अ फॉल्स या फ्रिवलेस कंप्लेंट, मतलब ऐसा नहीं कि आप फर्जी कंप्लेंट्स फाइल करो, और आप जो डेटा दे रहे हो दैट शुड बी करेक्ट। अगर किसी पॉइंट में आपने गलत डेटा दिया है तो उल्टा वो जो डेटा प्रिंसिपल है आपके ऊपर केस कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है अप टू ₹10,000। ठीक है, तो ये अगेन थोड़ी सी ऑड सी चीज़ है कि राइट्स तो चलो ठीक है समझ में आता है, कोई एक्ट आया है तो यूज़र फ्रेंडली एक्ट आता है, बट यहाँ पे लोगों के ऊपर भी लगा दिया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंपनीज या जो डेटा प्रिंसिपल है उनके पास भी थोड़ा एक लेवरेज है। ठीक, अब ये चीज़ याद रखना, इसमें एक चीज़ नहीं है विच इज़ राइट टू बी फॉरगॉटन। राइट टू बी फॉरगॉटन नहीं है इसके अंदर, जो कि आपको जीडीपीआर के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, लेट्स से किसी वेबसाइट के पास आपका पर्सनल डेटा था, राइट, आप चाहते हो कि वो डेटा ना रहे उसके पास, तो आप राइट टू बी फॉरगॉटन का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये वाला जो राइट है दैट हैज़ नॉट बीन एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन दिस एक्ट। क्लियर? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें राइट टू बी फॉरगॉटन है कि नहीं है, तो वो नहीं है आपके पास। नेक्स्ट चलते हैं, ऑब्लिगेशंस ऑफ डेटा फ्यूडेशरी। तो डेटा फ्यूडेशरी मतलब जो बेसिकली कंपनीज आपका डेटा ले रही है उनके पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला तो एक्यूरेसी मेंटेन करना है, कंप्लीटनेस मेंटेन करना है डेटा का, उसको रिस्पॉन्सिबली सेफ गार्ड करना है, प्रिवेंट करना है डेटा ब्रीच को, और अगर कोई डेटा ब्रीच हो जाती है तो जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया है उसको उन्हें बेसिकली इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट, इरेज पर्सनल डेटा एज सून एज द पर्पस हैज़ बीन मेट। ठीक है, जो पर्पस के लिए पर्सनल डेटा लिया गया था, अगर वो जो गोल है वो फुलफिल हो गया है तो ऐसे में उस डेटा को अब इरेज कर सकता है वो डेटा जुडिशरी। ठीक है, आगे देखो, अब इसमें एक कैटेगराइजेशन और किया गया है डेटा फ्यूडिशरीज के बीच में, विच इज सिग्निफिकेंट डेटा फ्यूडिशरी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ एंटिटीज को सिग्निफिकेंट डेटा फ्यूडिशरी का बेसिकली टाइटल दे सकती है, और ये टाइटल किसको दिया जाएगा? ऐसी कंपनीज या ऐसी एंटिटीज जो बहुत लार्ज वॉल्यूम या सेंसिटिव डेटा से डील कर रही है, या जिनके ऊपर अटैक होने का खतरा ज़्यादा है, या उसके अगर ऊपर अटैक होता है तो डायरेक्टली इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर स्टेट की जो सिक्योरिटी है वो रिस्क में आ सकती है, राइट, रिस्क टू इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एंड पब्लिक ऑर्डर। तो इनमें से कोई भी अगर इशू जो है वो टच अपॉन करता है कोई भी ऐसा डेटा फ्यूडिशरी, अब वो गवर्नमेंट एंटिटी भी हो सकती है, वो कोई प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। ठीक है, तो उन सबको सिग्निफिकेंट डेटा फ्यूडिशरी का टैग दिया जाएगा, राइट। इसके अलावा उनके ऊपर कंप्लायंस बर्डन भी बढ़ जाएगा इन द सेंस, ठीक है, उन्हें डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट डेटा ऑडिटर्स लाने पड़ेंगे, और इम्पैक्ट असेसमेंट रेगुलर बेसिस पे करते रहना पड़ेगा। मतलब जो भी उन्होंने कोई लेट्स से कोई नया चेंज किया अपने डेटाबेस में, तो उसका भी चेक करते रहना पड़ेगा कि उससे कोई एडवर्स इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा है, कहीं डेटा ब्रीच तो नहीं हो जा रहा है, या डेटा वल्नरेबल तो नहीं है। ठीक है, तो ये सब जो एडिशनल कंप्लायंस बर्डन है सिग्निफिकेंट डेटा फिडिशरीज के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अब एग्जेम्पशंस किस किस को दिया गया है। तो बहुत सारी एंटिटीज़ हैं जिन्हें एग्जेम्पशन दिया गया है, जैसे कि जो नोटिफाइड गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, जैसे सीबीआई हो गया, आपके पास और भी बहुत सारे एनआईए हो गया, राइट। तो बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जिनको बेसिकली एग्जेम्पशन मिलेगा इस लॉ के अंडर। ठीक है, और ऐसी एंटिटीज जो कि इन्वॉल्व है सिक्योरिटी, सोवरेनिटी एंड पब्लिक ऑर्डर में, वो सब कर सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एग्जेम्प्ट कर सकती है सर्टेन एक्टिविटीज इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, तो सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर अगेन एक बहुत बड़ा टर्म हो जाता है, तो अगेन गवर्नमेंट के पास पावर्स बहुत ज़्यादा हो जाती है।
ठीक है। इसके अलावा रिसर्च, आर्काइविंग, स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए कोई डेटा लिया जा रहा है, जैसे सेंसस का डेटा हो गया, तो दैट वुड ऑल्सो बी एग्जेम्प्टेड अंडर द डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, राइट। इसके अलावा टू एनफोर्स लीगल राइट्स एंड क्लेम्स, अगर सपोज कोर्ट का ऑर्डर होता है कि ये जो डेटा आप रिलीज करो, तो उस केस में भी ये डिजिटल पर्सनल डेटा जो है वो एक्ट नहीं लागू होगा। इसके अलावा जो प्रोसेसिंग है पर्सनल डेटा की ऑफ द चिल्ड्रंस, उसके ऊपर भी अगेन काफ़ी स्ट्रिंजेंट बनाया गया है इसे, कि अगर आप छोटे बच्चे जो हैं उनको टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखा सकते हो, ठीक है, या ऐसे चीज़ें नहीं हाँ, उनको शोकेस नहीं करना या एक्सपोज नहीं करना बच्चों को जो कि उनके ऊपर डेट्रीमेंटल इफेक्ट डाल सकती है, राइट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें ध्यान जोड़ा गया। नेक्स्ट, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र ऑफ डेटा। लेट्स से कोई कंपनी है जो कि अपना डेटा लेट्स से प्रोसेसिंग के लिए कहीं और भेजना चाहती है, राइट। सो इस लॉ के अंडर क्लियरली ये बोला गया है कि आप किसी भी कंट्री में इंडिया के बाहर डेटा को भेज सकते हो, बट एक कंडीशन है उसमें। वो कंडीशन क्या है? ऐसी कंट्रीज जहाँ पे इंडिया बोल दे या इंडियन गवर्नमेंट बोल दे कि दीज कंट्रीज आर नॉट सेफ, तो उन कंट्रीज़ के अंदर आप अपना डेटा नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, राइट। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। आप किसी भी अनसेफ या ऐसी कंट्री विच इज़ नॉट रिकग्नाइज एज फेथफुल टू इंडियन इंटरेस्ट, वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन बता सकती है कि इन कंट्रीज़ के अंदर आप डेटा नहीं भेज सकते हो। उसके अलावा जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसके अंदर पर्सनल डेटा को भेजा जा सकता है, लेकिन उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद वापस इंडिया आना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं पेनल्टीज़ की। लेट्स से अगर कोई कंपनी नहीं फॉलो करती है इस एक्ट के जो रूल्स है या जो रेगुलेशंस है उनको, तो उनके ऊपर 200 करोड़ का नॉन फुलफिलमेंट का पेनल्टी लगाया जा सकता है फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन फॉर चिल्ड्रन, एंड 250 करोड़ फॉर फेलियर टू टेक सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रिवेंट डेटा ब्रीच, ठीक है। तो ये सब जो है पेनल्टीज लगाए गए हैं, इसमें कहीं भी जेल टर्म नहीं है, राइट। अगेन थोड़ा सा प्रो बिजनेस पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ने, राइट। इसमें कोई डाउट है किसी को पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में? बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट, मोर और लेस एक्सपेक्ट कर सकते हो उस पार्ट से कोई भी क्वेश्चन। डाउट है क्या किसी को? Yes, sir. On one hand, it is saying that you should report data breach to certain or Digital Personal Data Protection Board of India, and then it is prescribing punishment for data breach. हाँ, नहीं एक्चुअली रिपोर्ट तो करना ही है, और फिर कंपनी बेसिकली बोर्ड ये चेक करेगा ना कि गलती कहीं आपकी तो नहीं। जैसे आप देखो, आपने घर पे ताला लगाया, हो सकता है चोर फिर भी चोरी कर जाए, तो उसमें आपकी गलती नहीं है ना। लेकिन लेट्स से आपने ताला ही नहीं लगाया, फिर तो आपकी गलती है कि आपने एक बेयर मिनिमम सिक्योरिटी जो रखनी चाहिए थी वो रखी ही नहीं आपने, या जो स्टैंडर्ड फॉलो करने थे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से रिलेटेड वो आपने नहीं फॉलो किए, तो उस केस में आपके ऊपर लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें इतना दिक्कत वाला कोई बात नहीं है, क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. ऑलराइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल सर्विसेज एक्ट। तो ये अभी ईयू ने एक नया डिजिटल सर्विसेज एक्ट निकाला है, विच हैज़ confirmed the name of 19 platform that will be subjected to its content rules under डिजिटल सर्विसेज एक्ट। तो इतना याद रखना, डिजिटल सर्विस एक्ट लेके कौन आया? ये लेके आया ईयू, ठीक है। थोड़ी देर पहले हमने ईयू का जीडीपीआर देखा था, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, राइट। अब हम ईयू का एक और एक्ट देख रहे हैं। तो ये जो ईयू का एक्ट है ये स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जो बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी इंटरनेट कंपनीज, क्या बोलते हैं, गाफा कंपनीज, ठीक है। गाफा क्या है? गूगल, अमेजोन, फेसबुक और एप्पल हो गया, ठीक है। तो ये कंपनीज जो हैं ये गाफा कंपनीज बोल कहलाई जाती है, और मेजरली जो इंटरनेट है और उससे आने वाला जो ट्रैफिक है उसको मेंटेन करने का काम ये लोग करते हैं। तो इन्हें इनफैक्ट गेट कीपर प्लेटफॉर्म भी बोला जाता है, राइट। जैसे आज हमें कुछ भी चीज़ सर्च करनी है तो हम सबसे पहले कहाँ आते हैं? गूगल पे आते हैं, ठीक है। कुछ परचेज करना है तो आप अमेजोन पे चले जाते हो, सोशल मीडिया चलाना है तो आप लेट्स से फेसबुक या इंस्टाग्राम पे चले गए, राइट। सो मोर और लेस यही कंपनीज जो है मोर और लेस सारा का सारा इंटरनेट को मैनेज कर रही है। आपको कुछ भी चीज़ चाहिए तो कहीं ना कहीं इनके थ्रू ही आपको रीडायरेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो डीएसए एक्ट है, इट्स अ फर्स्ट ऑफ अ काइंड रेगुलेटरी टूल बॉक्स ग्लोबली एंड सेट्स बेंचमार्क फॉर रेगुलेटरी अप्रोच टू ऑनलाइन इंटरमीडियरीज।
ठीक है। तो ये जो बेसिकली ऑनलाइन इंटरमीडियरीज हैं जो कि आपको डायरेक्ट करते हैं कि आपको कहाँ जाना है, उनके ऊपर ये लागू होगा। तो ये अफेक्ट करेगा गेट कीपर प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल, अमेजॉन, मेटा, एंड कवर्स द नीड फॉर यूजर्स कंसेंट बिफोर प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा फॉर टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। ठीक है। तो स्पेसिफिकली टारगेट किसको कर रहा है? ये जो बड़े बड़े कंपनीज हैं जो कि लार्जली इंटरनेट को मैनेज करते हैं और जिन्हें हम गेट कीपर प्लेटफॉर्म्स बोल रहे हैं, तो इनको तो मैनेज करेगा। इसके साथ साथ जो यूज़र है उसका कंसेंट ज़रूरी है। जैसे अगर आपको आपने कभी लेट्स से ऑनलाइन कोई शू सर्च किया या कोई भी प्रोडक्ट आपने सर्च किया, थोड़े दिन बाद देखोगे आपको आपके जो एड फीड्स होते हैं, जो कि इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया या और भी कोई फ्री ऐप जो आप इस्तेमाल करो जहाँ पे ऐड आ सकते हैं, वहाँ पे उनके एड्स चलने लग जाते हैं, आपको जूते ही जूते दिखने लग जाते हैं, ठीक है, अलग अलग ब्रांड्स के। राइट। तो ऐसा क्यों हुआ कि आपने एक शू को सर्च किया या आपने कोई और प्रोडक्ट सर्च किया और वही आपको रिकमेंडेशन में आने लग गया? बिकॉज ये आपका डेटा प्रोसेस करते हैं और उसके बेसिस पे आपको टारगेटेड एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं, सो दैट यू आर फोर्स टू परचेज दोज थिंग्स। ठीक है। तो आपको बेसिकली कंज्यूमरिज्म के अंदर एक तरीके से फंसाने की कोशिश करते हैं ये लोग कि आप वो चीज़ जो है वो लो उधर जाकर। ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब प्रोविजन देख लेते हैं। इंडिया का जो आईटी रूल्स थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था 2021 का, और ईयू के डीएसए में फ़र्क क्या है। तो इंडिया के जो आईटी रूल्स है लार्जली कवर करते हैं सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म। ठीक है। ऑनलाइन जो सोशल मीडिया है जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब को मैनेज करता है। न्यूज़ पब्लिशर हो गया, जैसे आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे न्यूज़ चैनल चल गए ना, ध्रुव राठी और ये सब, तो इन सब को मैनेज करता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गए, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, इन सब को मैनेज करने के लिए बनाया गया था। लेकिन ईयू का जो डीएसए है इट्स मोर वाइडर। इट इंक्लूड्स सोशल मीडिया, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है। तो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, ये मार्केट प्लेसेस को भी कवर करता है, ये कवर करता है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज को भी कवर कर लेता है। ठीक है, अपने परव्यू के अंदर तो ज़्यादा वाइडर है एज़ कम्पेयर टू इंडियन आईटी रूल्स। नेक्स्ट, कंटेंट मॉडरेशन की अगर हम बात करें तो आईटी रूल्स के अंदर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को अपॉइंट करना पड़ेगा ग्रिवेंस ऑफिसर, एक नोडल ऑफिसर और एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई जो सोशल मीडिया हैंडल है विच इज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, तो उसको ब्लॉक करने के लिए वो बेसिकली ऑर्डर्स दे सकते हो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को। तो आज भी देखा होगा आप लोगों ने ट्विटर के ऊपर बेसिकली एक फीड बेसिकली मैसेज आया है जिसमें क्लियरली बोला गया कि गवर्नमेंट ने कुछ ट्विटर हैंडल्स को स्टॉप करने के लिए ट्विटर को बेसिकली ऑर्डर्स दिए हैं। ठीक है। और अगर नहीं कंप्लाई करते तो उनके अगेंस्ट प्यूनिटिव एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है। तो ये हो गया कंटेंट मॉडरेशन का बात। डीएसए के अंदर रेंज ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, कंटेंट मॉडरेशन करना है, ट्रांसपेरेंसी ऑब्लिगेशन है और डेटा प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो अगेन इंडिया का जो आईटी रूल्स है उससे बहुत वाइडर है डीएसए। राइट। तो ये चीज़ें आपको इसमें थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट एस्पेक्ट की बात करते हैं। तो इस 2023 के अंदर एक मेजर डेवलपमेंट ये हुआ था कि हमारे जो इंडियन पीनल लॉज जो है, आईपीसी, सीआरपीसी, राइट, इन सबको चेंज किया गया। इंडियन एविडेंस एक्ट को भी चेंज किया गया, जो कि कॉलोनियल लॉज थे। ठीक है। दे वर पार्ट ऑफ द कॉलोनियल लेगेसी। अगर आप बात करो आईपीसी तो 1860s का है, मतलब ब्रिटिशर बना के चले गए और अभी तक हम लोग उसे यूज़ कर रहे हैं। राइट। सो आज का जो इंडिया है उसकी ज़रूरतें डिफरेंट है। आज का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसे थोड़ा रोबस्ट बनाने की ज़रूरत है। फॉर ऑल दोज रीज़न हम लोगों ने नए जो क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म एक्ट है इनको पास करवाया। ठीक है। तो ये टर्म आपको पता होना चाहिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। राइट। जहाँ पे एक्चुअली प्यूनेटिव एक्शन की बात हो रही है। तो उस जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए हम लोगों ने ये नए नए चेंजेस किए। तो पहला देखो, भारतीय न्याय संहिता 2023। तो इसने रिप्लेस किसको किया? इसने रिप्लेस किया आईपीसी को। आईपीसी आपको पता होना चाहिए, आईपीसी आने से पहले अलग अलग जो चार्टर एक्ट्स थे या जो कस्टमरी लॉज थे, हिंदू लॉज, मुस्लिम लॉज, उसके हिसाब से पनिशमेंट दिया जाता था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मकौले आए। ठीक है। मकौले ने अपना एक पीनल कोड बनाया था 1837 में, बट वो थोड़े समय के लिए चला। उसके बाद जब 1857 का रिवोल्ट हो गया, राइट, तो उनको रियलाइज़ हुआ नहीं, हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव आईपीसी सिस्टम को बनाने की ज़रूरत है ताकि ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसमें अपना डोमिनेशन वो कंटिन्यू रख सके। फॉर दैट रीज़न उन्होंने आईपीसी बनाया 1860 में। राइट। तभी से ये हमारे पास चलता आ रहा था।
अब जो चेंजेस किए हैं इसमें क्या क्या चेंजेस है ये पता होना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा होगा यूएस वगैरह में कम्युनिटी सर्विस भी एक टाइप अलाउ कर सकते हैं कोर्ट्स वगैरह, जब कोई छोटा मोटा क्राइम होता है। तो उस चीज़ से हम लोगों ने भी सीख ली है और हम लोगों ने भी अब कम्युनिटी सर्विस अलाउ कर दिया। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई छोटी मोटी चोरी करी, छोटा मोटा ऑफेंस किया, तो वहाँ पे जज के पास ये पावर है कि उनको वो बेसिकली रिकमेंड कर सकता है कि आप कम्युनिटी सर्विस करो। ठीक है, वो कम्युनिटी सर्विस में कुछ भी हो सकता है, जैसे पेड़ उगाना हो गया या फिर मंदिर वगैरह हो गया या कोई भी रिलीजियस प्लेस है उसमें जाके वो सर्विस दे सकता है, या ओल्ड एज होम में सर्विस दे सकता है। ठीक है, तो वो बेसिकली फोर्स कर सकते हैं उनको। नेक्स्ट, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं जैसे रेप वगैरह हो गया, तो इसके लिए और स्ट्रिंजेंट कर दिया पनिशमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, इट रिमूव्स द ऑफेंस ऑफ सेडिशन। तो एक बहुत मेजर इशू था, आपको याद ही होगा सेडिशन को लेके कितना बवाल मचा था कंट्री के अंदर। इनफैक्ट जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने इनफैक्ट जजमेंट पास करना पड़ा उनको, जिसमें उन्होंने होल्ड लगा दिया सेडिशन एक्ट के ऊपर। ठीक है, तो यही सेडिशन एक्ट को अब रिमूव कर दिया गया है, जो कि अगेन कॉलोनियल लेगेसी का पार्ट था। जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको दबाते थे सेडिशन एक्ट का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, सेडिशन की जगह कुछ नए प्रोविजन है, जैसे समबडी अटेम्प्टिंग टू एक्साइट सेसेशन, मतलब इंडिया से किसी पार्ट को रिमूव करने की बात करता है, आर्म्ड रिबेलियन की बात करता है, या कोई सेपरेटिस्ट एक्टिविटी की बात करता है, तो उस केसेस के ऊपर हम लोग उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इट डिफाइंस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एज एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी इंक्लूडिंग किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, लैंड ग्रैबिंग, साइबर क्राइम एक्सेट्रा। राइट, सो ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है जो GS3 में आता है अपने, ठीक है, उससे भी रिलेवेंट इसके अंदर प्रोविजन अब एड ऑन कर दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मर्डर और ग्रीवियस हर्ट बाय अ ग्रुप ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीव्स, तो उसमें पनिशमेंट दी गई है। तो ये बेसिकली किस एस्पेक्ट को कवर करता है, एक मेजर इशू जो रिसेंटली राइज हो रहा है विच इज़ मॉब लिंचिंग। ठीक है, एक पर्सन को मार देना ऑन द आधार ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज, या जो भी उनके पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं उसके बेसिस पे उसे हर्ट पहुंचाना या फिर मर्डर कर देना उसका, ये बेसिकली मॉब लिंचिंग वाला जो इशू था इसको टारगेट करने के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है। तो यहाँ पे डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का बेसिकली प्रोविजन है इन केस ऑफ मर्डर, और इन केस ऑफ ग्रीवियस हर्ट, मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट कर दो किसी को, तो उस केस में 7 ईयर्स तक का जेल टर्म इसमें मिल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ नए नए चेंजेस हैं जो ब्रॉडली आपको पता होने चाहिए, बाकी इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अनटिल अनलेस आपका लॉ अगर कोई ऑप्शन है तो अलग बात है, अदरवाइज इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं। ऊपर ऊपर से फंक्शनल नॉलेज आपको होना चाहिए इन अमेंडमेंट्स के बारे में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। दिस इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973 हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो कोड ऑफ या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था वो बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात करता था, प्रोसीजर फॉर अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन, बेल अंडर वेरियस एक्ट। ठीक है, IPC किस चीज़ के बारे में बात करता है, क्या सज़ा मिलेगी रिलेटेड टू अ सर्टेन ऑफेंस। ठीक है, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या बात करता है, अगर लेट्स से किसी ने कोई क्राइम किया या एक्यूज है उसको कैसे अरेस्ट करना है, उसके ऊपर कैसे प्रोसिक्यूशन काम करेगा और उसको क्या बेल मिल सकती है नहीं मिल सकती, उसके जो प्रोविजन है वो CRPC के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फंक्शनल क्लैरिटी होनी चाहिए IPC और CRPC के बारे में। ठीक है, अब ये जो CRPC था ये दिस वाज इनेक्टेड इन 1861 अंडर द ब्रिटिश रूल। ठीक है, उसके बाद इसमें थोड़ा चेंजेस आया, राइट, कुछ कुछ नए चेंजेस ऐड किए थे बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो फाइनली हम जो CRPC यूज़ कर रहे थे अभी 1973 का था, राइट, तो ये भी पुराना हो गया और इसको भी ऑलमोस्ट 50 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो अब इसलिए ज़रूरत थी कि इनको भी रिफॉर्म किया जाए। तो अब इसमें क्या क्या प्रोविजन ऐड किए गए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला था डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल्स। तो जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स होते हैं जिन्होंने 1/3 टर्म अपना कंप्लीट कर लिया है उनको रिलीज कर सकते हैं ऑन द बॉन्ड्स। ठीक है, वो एक बॉन्ड भर सकते हैं, उसके बदले में उन्हें कंडीशनल रिलीज मिल जाएगा। राइट, तो अगेन कल मैंने फैक्ट भी बताया था आपको, इंडिया के अंदर 60% जो लोग हैं अंडर ट्रायल्स है। ठीक है, 60% पॉपुलेशन अंडर ट्रायल्स की हमारी कंट्री में, जो कि एक बहुत ही कह सकते हैं ग्रीवियस सिचुएशन है कि आप जो 100 लोग जेल के अंदर उसमें से 60 अंडर ट्रायल है।
इसका मतलब अभी तक यही नहीं पता कि वो बेसिकली ऑफेंडर एक्चुअली में थे कि नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे उनका जो पॉपुलेशन है कम करना, और साथ साथ जो जेलों का जो ओवर पॉपुलेशन हो रखा है, आपको पता है हमारी जेलें अपनी कैपेसिटी से ऊपर काम कर रही हैं। लेट्स से अगर एक जेल के अंदर 10 लोगों की कैपेसिटी है तो वहाँ पे 14 लोग भरे हुए हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा ये है कि अपनी कैपेसिटी से ऊपर काम कर रहा है, जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स कहीं ना कहीं हार्म हो रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कोई अगर लेट्स से कोई एक्यूज है, ऐसा पर्सन जिसका कोई ग्रीवियस क्राइम है, राइट, जिसने कोई मर्डर वगैरह किया है, तो उस केस में उनको बेसिकली ये प्रोविजन नहीं मिलेगा, मतलब उनको रिलीज जो है उतना इजी नहीं होगा, राइट। या ऐसे पर्सन है जिन्होंने मल्टीपल ऑफेंसेस किए हैं तो उनको ये इसके अंदर कोई रिलीफ नहीं है। नेक्स्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। कोई भी पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट कर सकता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज इन सर्टेन केसेस इंक्लूडिंग रेप केसेस, ठीक है। तो पहले क्या था, एक स्पेसिफिक ऑफिसर, एक लेवल होता था ऑफिसर का, वही मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकता था, लेकिन अब कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकता है। नेक्स्ट, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफेंसेस पनिशेबल विद एटलीस्ट 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो अभी कहीं ना कहीं डिस्क्रिशनरी पावर थी, कुछ एक स्पेसिफिक ऑफेंसेस में फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी था, बाकी मोस्टली में थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी रहता था, जिसकी वजह से क्या होता था, पुलिस वाले, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टिगेशन करने का काम किसका है, पुलिस का है, ठीक है। अब पुलिस वालों के पास आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि आप जो है वो एविडेंस कलेक्ट करो और फिर उसको फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजो, तो अब इसमें टाइम बड़ा लग जाता था, एंड बाय द टाइम आप इंपॉर्टेंट एविडेंसेस को भेजने में थोड़ा सा डिले कर देते हो, वो खराब हो जाते हैं, राइट। या आपने अगर उसे सही तरीके से नहीं भेजा तो खराब हो जाएगा, फिर एक्चुअली में जो अक्यूज है उसको गिल्टी प्रूव कराने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आपने एविडेंस सही टाइम पे कलेक्ट ही नहीं किए थे, राइट। तो इसलिए अब अगर आपको पता है कि ये एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है, तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर द पुलिस ऑफिसर टू कलेक्ट दोज एविडेंसेस एंड सेंड देम फॉर द फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। क्लियर? इससे क्या होगा, जो एविडेंसेस हैं वो ज़्यादा बेटर तरीके से मिल पाएंगे हम लोगों को या जुडिशरी को, और ज़्यादा बेटर जो जजमेंट है वो आ पाएगा, ठीक है, फास्टर भी होगा और ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा। नेक्स्ट, स्पेसिमेन की बात करते हैं, तो इट एम्पावर्स अ मजिस्ट्रेट टू ऑर्डर एनी पर्सन टू प्रोवाइड स्पेसिमेन सिग्नेचर्स, हैंड राइटिंग, फिंगर इम्प्रेशन और वॉइस सैंपल्स, राइट। तो ये सब चीज़ें वो मजिस्ट्रेट जो है वो एक पर्सन को बेसिकली जो कि एक्यूज है उसको बोल सकता है कि आप ये सारे एविडेंसेस या जो स्पेसिमेन है आपके वो दो, राइट। वहाँ पे उसके पास कोई और चारा नहीं है, फिर उसको वो एविडेंसेस या स्पेसिमेंट्स देने पड़ेंगे। नेक्स्ट है टाइमलाइन फॉर प्रोसीजर। तो डिफरेंट प्रोसीजर्स के लिए कुछ टाइम लिमिट सेट कर दिया गया है। अभी जैसे है आप देखते हो बहुत डिले लगता है इस काम में, कई कई बार पुलिस क्या होती है, पहले एफआईआर बनाती है, ठीक है, एफआईआर के बाद क्या आती है, चार्जशीट आती है, जिसमें वो पूरा का पूरा केस को समझाती है कि ये केस में ये चीज़ हुआ और इसमें हम लोगों ने ये पर्सन को पकड़ा है, और फिर ये चार्जशीट किसके पास जाती है, जुडिशरी के पास जाती है, ठीक है। फिर जुडिशरी में वो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो उनके खिलाफ, जो एक्यूज है उसके खिलाफ केस चलाता है, प्रोसीडिंग चलती है, उसमें बड़ा टाइम लगता है, उसमें फिर एविडेंसेस आते हैं और बाकी सब चीज़ें आती हैं, तो इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो इसमें लिमिट जो है होनी चाहिए, और उसके लिए टाइमलाइन सेट कर दिए गए हैं फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट एक्ट था इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वाज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो अगेन अधिनियम साक्ष्य से आपको समझ में आ गया होगा दैट इट इज रिप्लेसिंग द इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। साक्ष्य का मतलब होता है एविडेंस, तो ये एक्ट को रिप्लेस किया गया, अगेन 1872 का एक्ट था, तो आपको पता है पार्ट ऑफ कॉलोनियल लेगेसी, राइट। सो अब इसमें चेंजेस क्या क्या आए हैं, इसमें अब आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस दे सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई यूएसबी के अंदर डेटा है, आप वो डेटा गवर्नमेंट को डायरेक्टली दे सकते हो, राइट। नेक्स्ट, अलाउड ओरल एविडेंसेस टू बी गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, राइट। अगर आपके पास सपोज कोई एविडेंस चैट के ऊपर है, ठीक है, वॉइस चैट के फॉर्म में है, तो वो भी आप दे सकते हो। नेक्स्ट, जॉइंट ट्रायल्स। तो अगर लेट्स से कोई सेम टाइप का ऑफेंस मल्टीपल लोगों ने किया है, तो उनको एक साथ आप ट्रायल के अंदर डाल सकते हो, या कोई एक पर्सन है जिसके खिलाफ मल्टीपल सिमिलर केसेस है, तो उसके खिलाफ आप एक साथ सारे ट्रायल्स कर सकते हो, राइट। तो दैट इज द प्रोविजन ऑफ जॉइंट ट्रायल्स, किसके अंडर है, तो दैट इज अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023।
और आगे चलो फिर नेक्स्ट देखो स्पेशल एंड लोकल लॉज। तो यहाँ पे देखो स्पेशल लॉज क्या होते हैं। ये जो आईपीसी हम लोगों ने देखा और सीआरपीसी हम लोगों ने देखा, तो ये तो एक जनरल ब्रॉड स्ट्रक्चर है कि सर्टेन ऑफेंसेस हैं तो उसके खिलाफ क्या पनिशमेंट होगा, उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन उसके ऊपर भी कुछ स्पेशल या लोकल लॉज बनाए जाते हैं। तो स्पेशल लॉज क्या होते हैं? दीज आर दोज लॉज क्रिएटेड फॉर अ वेरी स्पेसिफिक पर्सन, फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रीजन। जैसे हमारे पास यूएपी है, तो वो किस लिए बनाया गया? टेररिज्म को टैकल करने के लिए बनाया गया। ठीक है, राइट। हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, तो किसके लिए बनाया गया? स्पेसिफिकली करप्शन को टारगेट करने के लिए बनाया गया, राइट। तो ये हो गए स्पेशल लॉज। अब लोकल लॉज क्या होते हैं? लोकल लॉज मतलब कोई पर्टिकुलर स्टेट है वो अपना एक लॉ बना ले। जैसे महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट मकोका, ये किसने बनाया? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाया, स्टेट है। तो किस लिए बनाया गया कि अगर लेट्स से मुंबई के अंदर कोई ऑर्गेनाइज क्राइम होता है तो स्पेसिफिकली उसको टारगेट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, आपको पता है ये दाऊद इब्राहिम और ये सब का गैंग चलता था, राइट, मुंबई वाले रीजन के अंदर। तो स्पेसिफिकली उनको ख़त्म करने के लिए बहुत ही एक स्ट्रिंजेंट एक्ट बनाया था इन लोगों ने। तो ये लोकल लॉज के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अभी तक जो पढ़ा उसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। नी डाउट सो फार? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023। तो अभी इस एक्ट ने बेसिकली रिप्लेस किया है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, राइट। सो ये भी अगेन बहुत पुराना एक्ट था, और जब से बनाया गया था इस एक्ट को तब से इसमें कोई चेंज नहीं हुआ था, मतलब देयर वाज नो अमेंडमेंट सो फार इन दिस एक्ट, राइट। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। अब देखते हैं फीचर्स क्या क्या थे पहले वाले एक्ट के, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट ऑफ 1969। तो पहले उसमें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया बनाया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए किसके अंडर है? एमएचए के अंडर है। ठीक है, कौन अपॉइंट करते हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को? तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो ये तो हो गए स्टेट सेंटर के लेवल पे। फिर कोरस्पॉन्डिंगली स्टेट के लेवल पे एक चीफ रजिस्ट्रार था, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर फिर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, और फिर उनके नीचे एक सिंपल रजिस्ट्रार था इन एवरी स्टेट, सो दैट जो स्टेट गवर्नमेंट है दे कैन कंप्लाई विद द एक्ट जो कि सेंटर ने बनाया था। तो इनका काम क्या था कि जो भी बर्थ हो रहा है, डेथ हो रहा है, उसका एक डेटाबेस हमारे पास रहे, और करस्पॉन्डिंग टू दैट डेटाबेस हम लोग सर्टिफिकेट बांट सके लोगों को। ठीक है, तो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है या किसी का डेथ सर्टिफिकेट होता है वो सब इसी लॉ के अंडर बनाया जाता है और डिफरेंट एंटिटीज उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो काम है वो स्टेट लेवल एंटिटी से ही होता है, राइट। हमें सेंटर वाले एंटिटी से कोई काम नहीं होता। सेंटर वाला एंटिटी जो है केवल और केवल एक डेटाबेस की तरह काम करता है, राइट। सो अगर इंडिया में कोई पर्सन पैदा हो रहा है, कोई डेथ हो रहा है, तो उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो उस केस में कौन रिपोर्ट कर सकता है? हेड ऑफ द हाउस रिपोर्ट कर सकता है। या अगर लेट्स से हॉस्पिटल में किसी का डेथ हुआ है या किसी का बर्थ हुआ है, तो वहाँ का जो मेडिकल ऑफिसर है ही इज़ इन चार्ज फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्टिंग द बर्थ और द डेथ। ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट मिल सकता है। अब बर्थ सर्टिफिकेट जो है बिना नाम के भी आप इशू करवा सकते हो। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता, ये आपको पता होना चाहिए कि एक बर्थ सर्टिफिकेट जो है बिना बच्चे के नाम की भी आप इशू करवा सकते हो। नेक्स्ट जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ है फॉल्स अंडर कंकरेंट लिस्ट। अगेन एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे लोगों को लगेगा नहीं ये स्टेट लिस्ट में होना चाहिए, बट नो, इट इज़ अंडर द कंकरेंट लिस्ट, मतलब सेंटर का भी जुरिडिक्शन है और स्टेट का भी जुरिडिक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या चेंजेस किए गए हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो पहला इस नए अमेंडमेंट एक्ट के अंदर एक डेटाबेस बनाने की बात की गई है ऑफ द बर्थ एंड डेथ। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है वो एक नेशनल डेटाबेस बनाएंगे सारा बर्थ और डेथ का। अभी ये जो सारा डेटा है, क्योंकि आपको पता है स्टेट के जो चीफ रजिस्ट्रार है और जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार और फिर उनके नीचे जो रजिस्ट्रार होते हैं उनके पास सारा डेटा होता है। तो वो क्या करेंगे? वो अपना सारा डेटा जो है आगे जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया उनको दे देंगे, ताकि एक नेशनल लेवल पे हमारे पास डेटाबेस बन जाए बर्थ और डेथ का। इसके करस्पॉन्डिंग जितने भी बर्थ और डेथ होंगे जो भी रजिस्टर्ड है उसके करस्पॉन्डिंग डिजिटल सर्टिफिकेट दिए जा सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा? ये सारा का सारा डेटा जो है दिस कुड बी लिंक्ड विद द आधार, ताकि यूनिक रहे वो डेटा। लेट्स से पेरेंट्स है तो पेरेंट्स का आप आधार कार्ड ले लो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप उनको बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर दो, तो यू नो कि इन पर्सन के ये बच्चा हुआ है, तो आगे उस बच्चे को आधार कार्ड बनवाना है तो ईजिली बन सकता है। या लेट्स से उस बच्चे को कभी कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है, लेट्स से वो रिजर्व कैटेगरी से था, अब उसको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो भी ईजी हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि उसके माता पिता का नाम है पहले से गवर्नमेंट के पास,
उसके बर्थ का सर्टिफिकेट भी गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी है। फॉर ऑल दोज रीजंस इससे जो है सारा का सारा डेटाबेस है उसका कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जो आपको पता है अभी बेसिकली गवर्नमेंट जो है डेटा मांगती है सेंसस के अंदर, राइट। तो अब सेंसस के बाद फिर शायद ये डेटा इतना प्रोमिनेंटली मांगना नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, सारे के सारे डेटाबेस को लिंक कर सकते हो, लाइक पॉपुलेशन रजिस्टर, इलेक्टोरल रूल्स, राशन कार्ड, आधार कार्ड, इन सब को हम एक साथ लिंक कर सकते हैं, राइट। इनफैक्ट गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, तो अब गवर्नमेंट को पता है कि हाँ इन पर्सन की अभी नया बच्चा हुआ है, ठीक है, लेट्स से अगर वो बिलो पॉवर्टी लाइन है तो उनको भी पैसा डायरेक्टली टारगेटेड डिलीवरी ऑफ कैश इंसेंटिव किया जा सकता है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट, लेट्स से अगर कोई अपील करनी है अगेंस्ट द रजिस्ट्रार और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, आप किसके पास जाओगे, आप उससे नेक्स्ट जो ऊपर एंटिटी है उसके पास जा सकते हो। इन केस ऑफ अ रजिस्ट्रार इट वुड बी अ डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, और अगर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के खिलाफ ही कोई आपको इशू है तो आप चीफ रजिस्ट्रार के पास जा सकते हो, विच इज़ द हाइएस्ट एंटिटी फॉर अ स्टेट। और कितने दिनों में जाना, विद इन 30 डेज। क्लियर। तो दिस वॉज द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 2023। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट था प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल एक्ट्स 2023। कभी अगेन जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इसको पास कर दिया है, ठीक है, मतलब उसका असेंट दे दिया, इसलिए ये बिल जो था अब एक्ट बन चुका है। और इसने रिपील किया है कॉलोनियल एरा के प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867, राइट। इस एक्ट को इसने रिप्लेस कर दिया गया। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। तो आपसे एक सवाल रहेगा, पहला एक्ट देखो, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 का किसके अंडर आया था, लॉर्ड वेलेस्ली के अंडर आया था, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली इंडिया के अंदर जो फ्रेंच इन्वेजन की पॉसिबिलिटी थी उसको कर्ब करने के लिए, उससे बचने के लिए इंडिया के अंदर जो प्रेस था उसके ऊपर साइलेंस करने के लिए लगा दिया था, राइट। तो इससे आपको पता है इंडिया का जो पहला न्यूज़पेपर था वो बंद हो गया था। तो किसी को पता है इंडिया का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, वॉज इंडियाज फर्स्ट न्यूज़पेपर, एनीबडी? और गज़ेट। करेक्ट, बंगाल गैजेट था, बाय जेम्स अगस्टस हिकी, ठीक है। तो वो बंद हो गया था इनके चलते। नेक्स्ट फिर हमारे पास था लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस 1823 अंडर जॉन एडम्स। तो इन्होंने अगेन बहुत सारे प्रोविजंस लगा दिए थे जिसकी वजह से बिना रजिस्ट्रेशन के प्रेस को चलाना मुश्किल था, और इसके चलते राजा राम मोहन रॉय का न्यूज़पेपर था मिरात उल अकबर, ये बंद हो गया था, ठीक है। इसके बाद प्रेस एक्ट था 1835 का अंडर मेटकाल्फ, और ये एक वन ऑफ द मोस्ट लिबरल एक्ट बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडियन प्रेस, राइट। और इसीलिए मेटकाफ को एक रिस्पेक्टेबल टाइटल भी मिला था, ही वॉज नोन एज द लिबरेटर ऑफ द प्रेस, ठीक है, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। बाद में फिर और एक्ट आए, जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया था तो उसमें लाइसेंसिंग एक्ट आ गया था, ठीक है। तो वहाँ पे लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी। नेक्स्ट फिर आता है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 अंडर जॉन लॉरेंस, जिसके अभी हम लोगों ने बात किया कि इसको बेसिकली रिपील किया गया। तो ये जो जॉन लॉरेंस का ये जो 1867 का जो एक्ट था, इसमें एक चीज़ ऐड कर दी गई कि अब जब भी कोई आर्टिकल या फिर कोई बुक प्रिंट होगी इंडिया के अंदर तो उस पर नेम ऑफ द प्रिंटर होना चाहिए, उस पर पब्लिशर का नाम होना चाहिए, उस पर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन एंड कौन से ईयर में उसे प्रिंट किया गया है, ठीक है। तो वो सारी डिटेल होनी चाहिए, राइट। तो लेट्स से अगर कभी कोई ऐसी क्रांतिकारी बुक जो है ब्रिटिशर्स को मिलती है तो दे कैन ट्रेस द प्रिंटर, पब्लिशर, राइटर, सब चीज लोगों को ट्रेस कर सकते हैं और उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, राइट। तो ये अगेन एक ड्रैकोनियन लॉ था, तो इसको कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने। अब देखो क्या प्रोविजन है इस बेसिकली प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल एक्ट के, ठीक है। तो पहला देखो इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स। तो पीरियोडिकल मतलब अब बुक के अलावा लेट्स से या न्यूज़पेपर के अलावा जो छोटी छोटी मैगजीन्स आती हैं या फिर कुछ टेम्पलेट्स आते हैं तो उनको हम पीरियोडिकल्स बोल सकते हैं। तो ऐसे पीरियोडिकल्स दैट डू नॉट इंक्लूड बुक्स, साइंटिफिक और एकेडमिक जर्नल्स, राइट, वो सब इसके अंदर आएंगी, राइट। पीरियोडिकल्स के अंदर बुक्स इस एक्ट के परव्यू के अंदर नहीं आती। नेक्स्ट फॉरेन पीरियोडिकल्स, जैसे अगर आप कोई फॉरेन कंट्री का कोई पीरियोडिकल है उसे इंडिया में एग्जैक्ट प्रिंट करो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस। तो जो भी कोई प्रिंटिंग प्रेस है जो इंडिया के अंदर कोई कंटेंट छाप रहा है
तो उसको बेसिकली पहले परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेस रजिस्ट्रार जनरल, ठीक है, ऑफ इंडिया से। तो वो बेसिकली एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देंगे, उसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, और वो रजिस्ट्रेशन नंबर जब भी आप कोई बुक या पीरियोडिकल छापोगे तो उस पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। तो अब आपका जो भी प्रिंटिंग प्रेस है उसको भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके रजिस्टर कराना पड़ेगा। इसके अलावा पेनल्टीज डाली गई हैं। तो अगर आप पहले का जो एक्ट देखोगे उसमें तो डायरेक्ट क्रिमिनलाइजेशन था, मतलब अगर लेट्स से आपने कोई ऑफेंस कर दिया तो आपको जेल थी, लेकिन अब आपको जेल टर्म हटा दिया गया, केवल फाइन्स भरो और आप चल जाएगा काम। नेक्स्ट, कैंसिलिंग रजिस्ट्रेशन। तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आप जो है इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हो या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे हो, तो वहाँ पे जो प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, ही कैन सस्पेंड और कैंसिल द सर्टिफिकेट, ठीक है। ये प्रोविजन थे इसके। कोई डाउट है इतने पार्ट में किसी को? ऑलराइट, सो दिस वाज द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल एक्ट। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट, इसको ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। तो अभी प्रेसिडेंट का असेंट मिल गया टेलीकॉम बिल को, इसलिए एक्ट बन गया है, और दिस हैज रिप्लेस द 138 ईयर ओल्ड इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, ठीक है। तो 138 ईयर ओल्ड टेलीग्राफ एक्ट को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया। तो द एक्ट रिप्लेसेस इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885, इंडियन टेलीग्राफी एक्ट ऑफ 1933, इसके अलावा टेलीग्राफ अनलॉफुल पोजीशन एक्ट 1950। इसके अलावा दिस ऑल्सो अमेंड्स द ट्राई एक्ट 1997, ठीक है। तो बहुत सारे लॉज है जिनको रिप्लेस करा है, तो सभी लॉज के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोविजन की बात करते हैं। तो पहला है असाइनमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम। आपको पता ही होगा 2G स्कैम हुआ था, ऑल्दो अब उसमें किसी को जेल नहीं है, सब लोग बाहर ही घूम रहे हैं 2G स्कैम के बाद, अब वो जो भी था। अब 2G स्कैम के बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ, या सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप जो स्पेक्ट्रम एलोकेट कर रहे हो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे, दिस इज़ रॉन्ग। तो इसमें करप्शन भी होता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, इंडिया को प्रॉपर रेवेन्यू भी नहीं आता है। तो इसकी जगह आप क्या करो, आप चालू करो सिस्टम ऑफ ऑक्शनिंग, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, इट्स अ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि जो मोबाइल ऑपरेटर्स होते हैं या जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स होते हैं उनको गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप इस फ्रीक्वेंसी में कम्युनिकेट कर सकते हो। तो वो जो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं उसे स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब स्पेक्ट्रम एलोकेशन विल बी थ्रू ऑक्शन एंड फॉर स्पेसिफाइड यूज ऑन अ एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस, ठीक है। तो अभी तक ऑक्शन तो समझ में आ ही रहा था, सबको पता था ऑक्शन से ही बिक रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें ये भी डाल दिया कि अगर कोई स्पेसिफाइड यूज है तो उसके लिए डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डायरेक्ट दे सकता है बेसिकली इन स्पेक्ट्रम्स को किसी कंपनी को, राइट। अब क्या क्या पर्पस थे, पर्पस जिनके लिए स्पेसिफाइड यूज अलाउड है ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस, तो दैट वाज नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, ट्रांसपोर्ट, सैटेलाइट सर्विसेज, ठीक है। तो अगर ये इनमें से कोई सर्विस है तो उसके लिए आप डायरेक्ट गवर्नमेंट जो आपको लाइसेंस दे सकती है, आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को अप्रोच करो और डायरेक्ट लाइसेंस मिल जाएगा, ऑक्शन के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा ये गवर्नमेंट या जो सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन था उसके अगेंस्ट जाता हुआ दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन विल बी डन ऑफ द स्पेक्ट्रम फॉर द सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस इन लाइन विद द ग्लोबल नॉर्म। तो पहली बार ये जो है हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन करेंगे फॉर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस। तो आपको पता होगा इलॉन मस्क का एक कंपनी है स्टारलिंक, ठीक है, डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड कराता है, राइट। तो उसको इंश्योर करने के लिए इंडिया ने पहली बार बेसिकली स्पेक्ट्रम या अपने इस लॉ के अंदर बात करी है कि हम डायरेक्टली स्पेक्ट्रम एलोकेट कर सकते हैं फॉर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज, राइट। आगे चलते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने बात किया था ट्राई एक्ट के अंदर भी चेंज किया है। तो ट्राई के अंदर अब जो कॉम्पोजिशन है या जो चेयरपर्सन की जो क्वालिफिकेशन है उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाए। यहाँ पे अब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की मांग की गई है फॉर एटलीस्ट 30 ईयर्स। अभी तक क्या होता था, जो IAS वगैरह होते थे इनको ही जनरली अपॉइंट कर दिया जाता था इस ट्राई के अंदर। तो ऐसे में कई बार जो एक्चुअल इंडस्ट्री के जो नॉर्म्स थे उनको फॉलो करवाने में दिक्कत होती थी, राइट, क्योंकि वो जो लोग थे IAS वगैरह थे उन्हें इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं था। तो ऐसे में इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स हैं या इंडस्ट्री में कोई
पर्सन है जिन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनको अपॉइंट कर सकते हैं, सो दैट इंडिया का जो टेलीकॉम ऑपरेशन है उसे और इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रो बिजनेस पॉलिसी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट, एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस टू सर्व एज मेंबर ऑफ द ट्राई। ठीक है, तो ट्राई के चेयरपर्सन और मेंबर के लिए प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है वो एक क्राइटेरिया रख दिया गया है। नेक्स्ट, एडजुडिकेशन प्रोसेस। तो अब एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, जो कि अगर आपका कोई भी ग्रीवेंस है टेलीकॉम ऑपरेशन से रिलेटेड उसको सुनेगा। ठीक है, टू कंडक्ट इंक्वायरी अगेंस्ट सिविल ऑफेंसेस। और अगर आपको उस एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या उसकी कमेटी के अगेंस्ट अपील करना है तो वो अपील कहाँ जाएगा? तो दैट अपील विल लाई टू द टीडी सेट। टीडी सेट क्या है? टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है, तो अगर लेट्स से ट्राई का डिसीजन के अगेंस्ट आपको अपील करना है तो भी आप टीडी सेट में आओगे, और अगर आपको एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या कमेटी के डिसीजन के खिलाफ अपील करना है तो भी आप टीडी सेट में आओगे। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया है उसके खिलाफ भी आपको अपील करनी है, तो आप कहाँ पे आओगे? आप आओगे टीडी सेट के पास। ठीक है, तो बहुत सारे हो गई बॉडीज़ जिनकी अपील जो है अब टीडी सेट के अंदर आएगी। ठीक है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ यूज़र्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं जिससे अब जो यूज़र है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। जैसे अब आजकल बहुत सारे स्पैम कॉल्स आते हैं आपके पास, है ना, कि बैंक का है, या फिर आजकल जॉब्स के आ रहे हैं स्कैम, आपको फ़ोन करते हैं, आपको बोलते हैं कि जॉब चाहिए, आप बस टेलीग्राम के ऊपर ये मैसेज कर दो या सोशल मीडिया पे ये कर दो। तो इस टाइप के जो स्कैम्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं, जैसे डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर हो गया। ठीक है, आप अगर अपना कंसेंट दोगे तभी आपको मैसेज आ सकता है, तो ये सारे प्रोविजंस डाले गए हैं। नेक्स्ट है राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे क्या बोलता है कि अगर लेट्स से आपको, ठीक है, लेट्स से आपको कोई टावर बनाना है, अब टावर तो ज़मीन पे बनेगा और ज़मीन जो है वो किसका सब्जेक्ट है? दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, आपने स्पेक्ट्रम खरीद लिया, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको बेच दिया। ठीक है, वहाँ पे काम ख़त्म नहीं होता। अब आपको अलग अलग स्टेट्स में जाना है और वहाँ पे ज़मीन खरीदनी है, उधर टावर लगाना है, टावर के साथ साथ आपको फाइबर ऑप्टिक केबल भी लगाना है। आपको पता है आपके घर पे जो मोबाइल से जो कनेक्टिविटी आती है उतना ही केवल वायरलेस है। मोबाइल से टावर का जो डिस्टेंस है बस वही वायरलेस है, बाकी सारा काम जो है वो एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर से होता है। ठीक है, उन जो बड़े बड़े ये जो टावर्स लगे होते हैं इनके नीचे ऑप्टिकल फाइबर्स है, फिर ऑप्टिकल फाइबर पूरे इंडिया के अंदर बिछे हुए हैं और इसलिए कनेक्टिविटी आपको मिलती है। ठीक है, तो अब ये कनेक्टिविटी जो है ये कौन देता है? स्टेट्स देते हैं। अब स्टेट्स जो है इसके अंदर काफ़ी इनके अलग अलग कानून लगाते हैं, वो कभी पैसे ज़्यादा मांगते हैं, कभी करप्शन होता है, तो ऐसे में टेलीकॉम कंपनीज को बड़ी दिक्कत होती है इन एक्चुअली बिल्डिंग द ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसके लिए अब राइट ऑफ वे को भी इन्होंने क्लियरली इसके अंदर ले डाउन कर दिया है क्या क्या क्राइटेरिया होंगे। तो इसलिए अब जो स्टेट गवर्नमेंट का जो डिस्क्रिप्शन था इसमें वो कम हो गया है और थोड़ा सा प्रो बिजनेस पॉलिसी हो गया है। ठीक है, अब क्या, अब जो प्राइवेट कंपनीज है उनके पास ये राइट है दैट दे कैन बेसिकली गेट द राइट ऑफ वे ओवर पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो ये याद रखना, राइट ऑफ वे टेलीकॉम से एसोसिएटेड है, इसका मतलब ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना है टेलीकॉम कंपनीज को उसके बारे में ये बात करता है। ठीक है, आगे चलो, पावर ऑफ इंटरसेप्शन एंड सर्च। तो ये वाला जो पार्ट है थोड़ा गवर्नमेंट ओरिएंटेड है, मतलब गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर देता है। गवर्नमेंट इंटरसेप्ट कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है और ब्लॉक भी कर सकती है ऑफ टेलीकॉम मैसेजेस या टेलीकॉम सर्विसेज ऑन द ग्राउंड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर या प्रिवेंशन ऑफ इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, तो गवर्नमेंट आपके मैसेज को इंटरसेप्ट भी कर सकता है, उसको ब्लॉक भी कर सकता है, उसको मॉनिटर भी कर सकता है अगर उसे लगता है कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट या फिर पब्लिक ऑर्डर, मतलब लड़ाई दंगा अगर कुछ ऐसा है जो हार्म हो सकता है उस मैसेज से, तो वो उन उस केस में। इसके अलावा अगर आप लेट्स से उससे लगता है कि कोई पर्सन ऑफेंस कर सकता है या और लोगों को उकसा सकता है फॉर क्रिएटिंग ऑफेंस और फॉर डूइंग ऑफेंस, तो उस केस में जो मैसेज है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कोई भी इंडिया के अंदर कोई नया टेलीकॉम कंपनी या सर्विस चालू करनी है या आपको कोई रेडियो इक्विपमेंट यूज़ करना है इंडिया के अंदर, ठीक है, रेडियो मतलब बहुत कोई हाई लेवल का रेडियो इक्विपमेंट, नॉर्मल रेडियो तो चलता ही है लेट्स से, लेकिन इसके अलावा आप कोई रेडियो इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा, तभी आप वो रेडियो इक्विपमेंट बना सकते हो इंडिया में और यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, रेगुलेशंस ऑफ ओटीटी। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो इस टेलीकॉम एक्ट के अंदर नहीं आएंगे, राइट, उसका आईटी रूल्स है अपना अलग।
इसके अलावा कुछ और प्रोविजन है जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है डिजिटल भारत निधि। तो ये बेसिकली नाम चेंज किया है इसका, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का। ठीक है, तो पहले जो USOF था इसका काम क्या था, फॉर एग्जांपल रिमोट एरियाज लाइक लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ना टेलीकॉम कंपनीज कभी भी अपने टावर्स नहीं लगाती थी, बिकॉज वहाँ पे टेलीकॉम टावर्स लगाना और फाइबर ऑप्टिक केबल लगाने में जो खर्चा लगता था उतना खर्चा वो रिकवर नहीं कर पाते थे। रीज़न बीइंग कि इन रिमोट एरियाज़ में पॉपुलेशन बहुत कम थी, राइट। पॉपुलेशन कम थी तो ऑटोमेटिकली मोबाइल डेंसिटी कम होगी, उसका यूसेज कम होगा, तो इसलिए जो भी पैसा वो टेलीकॉम कंपनीज लगाएगी उनका कभी रिकवरी नहीं हो पाएगा। तो वो क्या करते थे, ट्राई जब भी कोई पेनल्टी लगाता था उसका पैसा USOF में जाता था, और उससे क्या होता था, दे यूज टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिमोट एरियाज। डेवलप टेलीकॉम इंफ्रा इन रिमोट एरियाज। ठीक है, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाता था। अब प्राइवेट कंपनी को जो टावर लगाने का जो खर्चा है वो नहीं ले करना पड़ेगा, राइट, और वो इजीली अपनी सर्विसेज चालू कर सकता है उस एरिया में। ठीक है, तो इसके लिए काम आता था USOF, बट अब इसका नाम बदल दिया गया और इसको डिजिटल भारत निधि का नाम दे दिया गया। अब इसके अंदर जो पैसा रहेगा दैट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन टेलीकॉम सेक्टर अपार्ट फ्रॉम डेवलपिंग टेलीकॉम इंफ्रा इन रिमोट एरिया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इसमें एक ट्रस्टेड सोर्स रिजीम भी पॉइंट डाला गया है। इसका मतलब क्या है, लेट्स से आपको याद ही होगा ह्यूआई का केस था। ठीक है, ह्यूआई ये बेसिकली चाइनीज़ कंपनी थी जो 5G के इक्विपमेंट्स बना रही थी, और आपको पता है 5G के जो इक्विपमेंट्स है सारे इंडिया के बाहर बन रहे हैं, इंडिया सब वो इक्विपमेंट्स इंपोर्ट कर रहा है। तो आपको पता है ह्यूआई पे ये इल्ज़ाम लग रहा था कि ये सारा का सारा डेटा जो है चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है, जो PRC गवर्नमेंट है उनको दे रही थी, राइट। इन्होंने ऐसे कुछ इक्विपमेंट लगा रखे थे जिससे PRC जो थी सारा का सारा डेटा एक्सेस कर सकती थी। तो ऐसे में ऐसे जो सोर्सेज है जो कि ट्रस्टेड नहीं है उनको गवर्नमेंट ब्लॉक कर सकता है फ्रॉम बीइंग द पार्ट ऑफ द 5G नेटवर्क। ठीक है, तो आपको सिर्फ ट्रस्टेड सोर्स से ही आपको इक्विपमेंट्स परचेज करने हैं। तो अगर गवर्नमेंट बोलती है कि ये कंपनी है या ये जो प्रोवाइडर है दिस इज़ नॉट अ ट्रस्टेड सोर्स, तो आप उससे इक्विपमेंट इंडिया में नहीं परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपके लिए टेलीकॉम एक्ट, राइट। और इस साल का अगेन एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पार्ट को। ठीक है, तो कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो बताइए इस पार्ट में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आज के लिए यहीं एंड करते हैं। एंड कल जो है हमारा ऑलमोस्ट लास्ट होगा, ठीक है, सेशन फॉर दिस क्वालिटी PT 365। इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कल वाले लेक्चर में। तो कल जो है हम सेम टाइम पे चालू करेंगे 9 o'clock पे, ठीक है, 9 PM मतलब। और गाइस तो एंड करते हैं अभी सेशन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग गाइस, बाय, सी यू टुमारो।